नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन और उसके ऊपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में इन डेप्थ कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ओजोन लेयर कैसे बनती है, ओजोन लेयर की सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारे यहाँ पे क्या नुकसान होगा, क्या इम्पैक्ट उसका हमारे ऊपर होगा। फिर हम देखेंगे ओजोन होल क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ओजोन होल जो है वो एक्चुअल में होल नहीं है, तो ये भी हम देखेंगे। और उसके साथ साथ फिर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पे 3 mm की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम O3 या ओजोन कहते हैं। ये लेयर हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 तरीके के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, A, B और C। तो ये 100% अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को तो नहीं रोकती, लेकिन ये 97 to 98% अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है। देखिए, जब हम यूवी रेस की बात करते हैं तो यूवी रेस हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। जैसे यूवी बी रेस जो होती हैं उनकी मदद से हमारी बॉडी में, स्किन में विटामिन डी बनता है। तो इसलिए कुछ मात्रा में तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये स्किन डिजीजेस और बाकी काफ़ी बीमारियां कॉज करेगी जो हम आगे देखेंगे। तो इसलिए इसकी जो कम मात्रा है वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, ज़रूरी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर काफ़ी बीमारियां कॉज करेगी। तो ये ज़्यादा यूवी रेडिएशंस ना हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओजोन। जैसे कि हमारे संस्कृत में भी बोला जाता है अति सर्वत्र वर्जति, कि अति हर एक चीज़ की बुरी है। तो उसी प्रकार से यूवी थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आएगी तो वो परेशानियां कॉज करेगी। तो वो परेशानियों से हमें ओजोन लेयर बचाती है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि एनवायरनमेंट में देखो ओजोन असल में आई तो आई कहाँ से, कैसे ये ओजोन एनवायरनमेंट में बनती है। तो देखिए, यहाँ पर भी यूवी रेस का ही रोल आता है। हमारे एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के साथ कनेक्ट हैं। सन से आपके पास जो यूवी रेडिएशंस निकलती हैं वो ऑक्सीजन के इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती हैं। अब देखो, सारे ऑक्सीजन के नहीं, कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देगी। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के सिंगल एटम बच गए, ये सिंगल एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में फिर ओजोन लेयर बनती है। तो अभी हमने देख लिया ओजोन लेयर बनती कैसे है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए, 1970s तक आते आते हमारे जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने ये डिस्कवर किया, पता लगाया कि एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स और एरोसोल कैंस, इनसे जो केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं वो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। ये देखिए, अभी हमारी ओजोन लेयर डैमेज होगी, मतलब कि मैं एक एनिमेशन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एरोसोल कैंस, इनसे जो केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं वो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। इसका पता कब चलाया गया? इसका पता 1970 के दशक में चला। देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारी ओजोन लेयर के साथ मिलकर उसको थिन करते हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन लेयर का थिन होना है, इसी को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। आप समझ रहे हैं, नॉर्मली ओजोन ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन अब कैसी है? अब ऐसी हो गई। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? ये होगी थिन, एक्सेप्शनली थिन। ये जो ओजोन लेयर है ये हो गई, इसी को हम कहेंगे ओजोन डिप्लीशन। कि केमिकल सब्सटेंसेस ओजोन लेयर के साथ मिलके, ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से वो थिन हो जाती है और उसको हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ये तब होता है जब केमिकल जो हैं वो ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए, जो केमिकल कंपाउंड्स
ओजोन लेयर की डिप्लीशन को कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ये नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको हम आगे देखेंगे, तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि मैंने ये क्यों कहा कि HFCs यहाँ पे नहीं है। लेकिन आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस ओजोन डिप्लीशन कॉज नहीं करता है। तो HFCs आपकी ओजोन डिप्लीशन नहीं करते हैं, CFCs करते हैं, HCFCs करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड करते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म करता है, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स करते हैं, हैलोन्स करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि HFCs के ऊपर एक अगली एग्रीमेंट आई थी, किगाली एग्रीमेंट, जिसको हम आगे कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ध्यान में रखिएगा कि HFCs जो हैं वो ओजोन डिप्लीशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, अब इन सारे के सारे केमिकल्स में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs हैं वो सबसे अबंडेंट ODS हैं, यानी कि ये सबसे अबंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। अब ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं ये ओजोन को तो डिप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये काफ़ी पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। और इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग है, यानी काफ़ी लंबे समय तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अब ये तो हो गए हमारे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि रेफ्रिजरेटर्स या जो एयर कंडीशनर्स हैं, एरोसोल कैन्स हैं, इन सब से रिलीज होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ओजोन डिप्लीशन के कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस, सनस्पॉट्स और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स। लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है ओजोन डिप्लीशन में वो बहुत कम है। मात्र 1 से 2% जो ओजोन डिप्लीशन है वो इनके द्वारा होगी, जिनको हम नेचुरल कॉजेज कहेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि वोल्केनिक इरप्शन, सनस्पॉट्स और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स ये भी कॉज करते हैं ओजोन डिप्लीशन को, जो इसका नेचुरल कॉज है। लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। 1 to 2% जो ओजोन डिप्लीशन है वही इसको कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या हैं, हम क्यों, हमारे लिए ये कंसर्न है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो यूवी रेडिएशंस आप जानते हैं डायरेक्टली हमारी अर्थ के अंदर आएंगी, हमारे धरती तक पहुंचेंगी। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा होंगी, कैंसर होंगे, सनबर्न्स होंगे, कैटरेक्ट जैसी बीमारियां होंगी, क्विक एजिंग होगी, व्यक्ति ज़्यादा बूढ़ा होने लग पड़ेगा जल्दी, और वीक इम्यून सिस्टम जो है, ये सारे के सारे कॉज होंगे, इफेक्ट्स होंगे ह्यूमन हेल्थ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन के। एक बार फिर देखिए, स्किन डिजीजेज होंगी, कैंसर, सनबर्न, कैटरेक्ट, क्विक एजिंग और वीक इम्यून सिस्टम, ये सारे के सारे इफेक्ट होंगे अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई और यूवी जो है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग पड़ी। ये तो हो गया ह्यूमन बींग्स का। एनिमल्स का देखते हैं। एनिमल्स में भी काफ़ी स्किन और आई कैंसर हमें देखने को मिलेंगे अगर जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो गई और यूवी पूरी की पूरी अंदर आने लग पड़ी, नीचे तक आने लग पड़ी। एनवायरनमेंट में इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, देखिए एनवायरनमेंट में अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है और यूवी अंदर तक आती है तो मिनिमल ग्रोथ, फ्लावरिंग और मिनिमल फोटोसिंथेसिस ये हमें देखने को मिलेगी प्लांट्स में। तो काफ़ी असर पड़ेगा प्लांट्स के ऊपर। मिनिमल ग्रोथ होगी, मिनिमल फ्लावरिंग होगी, मिनिमल फोटोसिंथेसिस होगी, सब कुछ कम हो जाएगा। ग्रोथ भी स्टंट हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्लावरिंग भी कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो यूवी रेस हैं उनके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हमें फॉरेस्ट के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक इसका इफेक्ट हुआ। इसके साथ साथ हम बात करते हैं मैरीन लाइफ की। हमने ह्यूमन बींग्स की बात कर ली, हमने पेड़ पौधों की बात कर ली, हमने जानवरों की बात कर ली, लेकिन जो एक्वाटिक लाइफ है, जो वाटर के नीचे है, वहाँ पे क्या असर पड़ेगा, देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एक्वाटिक लाइफ की जब हम बात करते हैं मैरीन लाइफ की, तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे पाए जाते हैं वो हैं प्लैंकटॉन्स। ये ज़ूप्लैंक्टॉन्स भी होते हैं और फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पाए जाते हैं तो प्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं और यही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। अब देखिए, क्योंकि ये काफ़ी हायर हैं एक्वाटिक फूड चेन में। फूड चेन आप जानते हैं, जैसे अगर हम अपनी फूड चेन की बात करें जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, तो घास है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा,
तो इस प्रकार से ये क्या चलती है, एक फूड चेन चलती है। उसी प्रकार से जो मैरीन लाइफ है वहाँ पर होता है, जैसे प्लैंकटॉन्स हैं, ये प्लैंकटॉन्स प्राइमरी आते हैं, इसके बाद फिर आपके सेकेंडरी आएंगे जो प्लैंकटॉन्स को खाएंगे, फिर टर्शियरी आएंगे जो सेकेंडरी को खाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी जो पूरी की पूरी फूड चेन है वो चलेगी। अब इससे अगर यूवी रेज धरती तक आएंगी तो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करेगी, मैरीन लाइफ में प्लैंकटॉन्स को। तो प्लैंकटॉन्स अफेक्ट होंगे तो बाकी ऑर्गेनिजम्स भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि ये प्राइमरी है, हायर है एक्वाटिक फूड चेन में। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी मैरीन लाइफ की जो फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब होगी, अफेक्ट होगी। अब ये तो हो गए ओजोन लेयर और उसकी डिप्लीशन। 1985 तक आते आते साइंटिस्ट ने जो हमारा अंटार्कटिका है उसके ऊपर ओजोन होल को डिस्कवर किया। अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने बात करी ओजोन होल की, और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि होल इज़ नॉट एक्चुअली अ होल। देखिए, जब हम बात करते हैं ओजोन होल की, तो होल का तो बेसिक मतलब हुआ छेद, छेद यानी छिद्र। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये ओजोन है, तो क्या ये इस प्रकार का होल है जहाँ पर बिल्कुल भी आपके पास ओजोन लेयर नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी इसके ऊपर ओजोन लेयर नहीं है। तो क्या ये इस प्रकार का होल है? तो इसका जवाब है नहीं, ये ऐसा होल नहीं है। देखिए, ओजोन होल एटमॉस्फेयर का वो एरिया है जहाँ पे जो ओजोन है वो थिन है, या इसके लिए ऐसा कहा जाए कि एक्सेप्शनली थिन है। एक्सेप्शनली थिन का मतलब कि बहुत ज़्यादा थिन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओजोन वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट तो है लेकिन बहुत कम है। देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक्स का ये आर्टिकल है, यहाँ पे देखिए, ओजोन होल्स आर पॉपुलर नेम्स फॉर एरियाज ऑफ डैमेज टू द ओजोन लेयर। इसका मतलब है कि ओजोन होल, ओजोन लेयर के जहाँ पर छोटे डैमेज हुए हैं उनके लिए एक पॉपुलर नाम है, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, दिस इज इनएक्यूरेट, ये इनएक्यूरेट है। ओजोन लेयर डैमेज इज मोर लाइक अ रियली थिन पैच देन अ होल। ये थिन पैच है देन अ होल, बाकी के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे देखो, ये पूरी है, यहाँ पर पूरी है, यहाँ पे कम हो गई, तो ये थिन पैच है, रैदर होल, होल नहीं है। आगे फिर देखिए, ये नासा के एक आर्टिकल है, इसमें बताया गया है व्हाट इज ओजोन होल। देखो, ओजोन होल इज नॉट टेक्निकली अ होल वेयर नो ओजोन इज प्रेजेंट। ओजोन होल टेक्निकली वैसा होल नहीं है जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट ही ना हो, but is actually a region of exceptionally depleted ozone in the stratosphere। कि जहाँ एक्सेप्शनली डिप्लीट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक्सेप्शनली डिप्लीट हो चुकी है। तो जो मैंने आपको पहले बताया, दोबारा उस पर फिर आइए कि ओजोन होल, होल का मतलब तो हुआ छेद, लेकिन अगर ये ओजोन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओजोन होल इस प्रकार का है जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट ही नहीं है, बल्कि ये वो एरिया है जहाँ पे ओजोन काफ़ी थिन है, एक्सेप्शनली डैमेज हो चुकी है। एक्सेप्शनली डैमेज का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ओजोन होल का मतलब ये हुआ कि ओजोन जहाँ पे थिन हो चुकी है या बहुत ज़्यादा थिन हो चुकी है उसको हम होल कहेंगे, तो सवाल यहाँ पे ये है कि ओजोन कितनी थिन होगी तब हम उसे कहेंगे कि ये तो ओजोन होल हो गया। फॉर एग्जांपल, मान लो ये ओजोन है, तो कितनी थिन, इतनी थिन, इतनी थिन, इतनी थिन, इतनी थिन, या कितनी थिन, कितनी थिन होगी ओजोन जब हम उसको कहेंगे कि भैया ये तो ओजोन होल हो गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ओजोन की एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन है उसकी मेजरमेंट को समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं ओजोन कंसंट्रेशन की मेजरमेंट। देखिए, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन की कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट की मदद से। तो डॉप्सन यूनिट की हेल्प से हम ओजोन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं।
क्या है ये डॉप्सन यूनिट? देखिए, 1 डॉप्सन यूनिट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड to create a layer of pure ozone of 0.01 millimeter thick at a temperature of 0 degree Celsius and a pressure of 1 atmosphere। आसान भाषा में देखिए क्या हुआ इसका मतलब, हमारे पास 2 कंडीशंस दी हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको डॉप्सन यूनिट समझ में आएगी और फिर समझ में आएगी कि कितनी अगर थिन होगी तब हम उसको कहेंगे कि ये ओजोन होल है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 2 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा है कि जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है। इन 2 कंडीशंस में अगर हमने एक ओजोन लेयर को बनाना है, ओजोन लेयर जिसकी थिकनेस कितनी होगी 0.01 मिलीमीटर, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हमने 0.01 mm थिक ओजोन लेयर बनानी है तो उसके लिए हमें जितने ओजोन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम कहते हैं 1 डॉप्सन यूनिट। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया, आपको समझ आ गया कि अगर हमने 0.0 mm थिक ओजोन लेयर बनानी है, कंडीशन क्या है 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके लिए जितने ओजोन मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत है उसको हम कहेंगे डॉप्सन यूनिट। अब हम बात करते हैं कि ओजोन को ये मेज़र कैसे करता है। देखिए, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, नॉर्मल एटमॉस्फेयर से मेरा मतलब है कि जैसे आप जहाँ पर भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे उसके ऊपर का जो ओजोन है वो ठीक है, तो वहाँ पर जो ओजोन का अमाउंट है वो एवरेज है 300 डॉप्सन यूनिट्स, जो नॉर्मल है। आपके बिल्कुल ऊपर जो ओजोन है वहाँ पर जो इस समय अमाउंट है ओजोन का वो कितना है 300 डॉप्सन यूनिट्स। जब हम या हमारे साइंटिस्ट अंटार्कटिका ओजोन होल की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो 100 डॉप्सन यूनिट्स या इससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल तो 300 डॉप्सन यूनिट्स हैं, लेकिन हम ओजोन होल तब कहेंगे जब ओजोन की कंसंट्रेशन उस स्पेसिफिक एरिया में 100 डॉप्सन यूनिट या उससे कम हो जाएगी। नॉर्मल कितनी है 300 है, जब 100 या उससे कम हो जाएगी तब हम कहेंगे कि ये क्या हो गया भैया, ये तो होल हो गया, उसको हम ओजोन होल कहेंगे। तो यहाँ से आप उस लेयर्स को दोबारा इमेजिन करिए जब मैंने आपको होल के बारे में बताया कि ये होल इस प्रकार का होल नहीं है, बल्कि कुछ ओजोन है, कितनी 100 डॉप्सन यूनिट या उससे कम है, लेकिन इतनी कम है, एवरेज 300 है, तो उससे ये काफ़ी कम है। इसलिए हम कहेंगे कि इतनी ज़्यादा कम ओजोन की कंसंट्रेशन जब एक स्पेसिफिक एरिया में पहुंच जाएगी तब हम कहेंगे कि ये तो भैया ओजोन होल है। अब देखिए, हमने बात करी कि केमिकल सब्सटेंसेस का पता चल गया जहाँ से ओजोन डिप्लीट हो रही है, फिर ओजोन होल का भी पता चल गया। अब दुनिया के जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वो चिंता में आ गए कि भैया अब तो देखो यूवी जो है वो सीधी आ जाएगी और अब तो खतरे में पड़ जाएगा जीवन, तो फिर अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वियना कन्वेंशन होती है 1985 में, जहाँ पे कहा गया कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। जितने भी यूएन मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ओजोन लेयर के में जो डैमेज हुआ है उसको कर्ब करना। तो इसी कन्वेंशन के प्रोविजंस में कंट्रीज़ ने, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे, उन्होंने एग्री किया कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एडॉप्ट करेंगे एज अ गोल ऑफ वियना कन्वेंशन। तो यहाँ पर अब हमारे पिक्चर में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब सबसे पहला सवाल, मॉन्ट्रियल को मॉन्ट्रियल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है इसको साइन किया गया मॉन्ट्रियल में, जो कि एक सिटी है कनाडा में। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में। देखो डॉट्स कनेक्ट करो, 70s में आके पता चला कि भैया केमिकल सब्सटेंस जो हैं वो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। 1985 में हमारे जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर होल निकल गया, तो 87 में आके इसको साइन कर दिया गया
और इसको जो ये फोर्स में कब आया, ये आया जनवरी 1989 में। तो 87 में इसको साइन किया गया, 1989 में ये फोर्स में आया। अब ये जो प्रोटोकॉल है इसमें प्रोविजंस हैं कि किस प्रकार से जो ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रोडक्शन और कंजप्शन को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे बात कही गई है कि जो ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनको हम फेज डाउन करेंगे, यानी उनको हम धीरे धीरे कम कर ख़त्म करेंगे स्टेप वाइज मतलब धीरे धीरे करके। अब एकदम से तो हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे करके हम इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करें, काम करें, और इवेंचुअली हम अपने जो एम है उसको अचीव करें। और हमने कितना अचीव किया है उसको भी हम देखेंगे एंड में, जब हम सक्सेस की बात करेंगे। इसके साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर टाइम बाउंड मैनर में ODS को फेज डाउन करने की बात कही गई है। कहने नहीं कि चलो ठीक है करेंगे, करते हैं, कर रहे हैं, है ना, सोचते नहीं, टाइम बाउंड मैनर, ठीक है, स्टेप वाइज भी करना है लेकिन टाइम बाउंड मैनर में करना है। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइम टेबल्स रखे गए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा भी है, तो वो काफ़ी इजीली जो है कुछ चीज़ों को कर्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बेचारी अभी गरीब हैं, है ना, या कर रही हैं काम, डेवलप कर रही हैं अपने आप को धीरे धीरे, तो इसलिए इनका जो टाइम टेबल है वो अलग रखा गया। अब ये जो गवर्नेंस बॉडी है इस प्रोटोकॉल की, वो है मीटिंग ऑफ द पार्टीज़। इसके साथ साथ जो टेक्निकल सपोर्ट इस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को मिलती है वो है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप। तो ये दोनों ही जो ग्रुप्स हैं ये हर साल में एक बार ज़रूर मिलते हैं। अब इन दोनों के बारे में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ की जो 28th मीटिंग थी वहाँ पे क्या हुआ। तो ये जो पार्टीज़ हैं इनको एड किया जाता है, इनको मदद दी जाती है ओजोन सेक्रेटरीट के द्वारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है ओजोन सेक्रेटरीट का वो कहाँ पे बेस्ड है, वो है UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के हेडक्वार्टर में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नायरोबी में। यानी कि जहाँ पे UNEP है नायरोबी में, वहीं पे ओजोन सेक्रेटरीट जो है वो बसा हुआ है। देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी में। मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने यूनाइटेड नेशन के सारे हेडक्वार्टर्स को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर एक ही वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल इससे पूछा जा सकता है, तो उसको वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके अंडर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की इस साल बात हुई, और यहाँ पे अभी ये जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है इसको जनता के बीच या अलग अलग कंट्रीज़ के सामने रखा गया है कि आपको इसमें से जो जो चेंजेस करने हैं वो आप बताइए। फिर ये 2024 से शुरू हो जाएगी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रीटी होने वाली है। इसका कारण ये है कि आज दिन तक प्लास्टिक को कर्ब करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जितनी भी ट्रीटीज़ या प्रोटोकॉल्स हुए हैं शुरू, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की डिग्रेड करने की बात हुई है। ये पहला एक होलिस्टिक ट्रीटी आने वाली है जो उसकी प्रोडक्शन से लेके तो उसकी डिग्रेडेशन तक की बात करेगी, कि प्रोडक्शन से लेके डिग्रेडेशन तक की बात हो रही है, वो किसमें होगी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसको प्रोडक्शन भी कैसे होती है प्लास्टिक की, और फिर क्या कंसर्न्स डिग्रेडेशन में भी हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स को मैंने ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वाली वीडियो में कवर किया है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और 2024 तक जितने भी सवाल आएंगे वो इसी ही वीडियो से आने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने उसको देख के पसंद भी किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो UN हेडक्वार्टर्स और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिएगा।
तो चलिए अब दोबारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर आते हैं कि यहाँ का इस जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनको एड कौन करता है। ओजोन सेक्रेटरीट जो कहाँ पर है, यूएनईपी नायरोबी में बेस्ड है। अब ये जो प्रोटोकॉल है इसको 197 पार्टीज़ ने रेटिफाई किया है। यहाँ पे देखिए 197 पार्टीज़ में 196 तो हैं कंट्रीज़ जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ एक जो है वो है EU। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो जितनी भी उसमें कंट्रीज़ हैं वो सारी अपने एक ही छत के नीचे जो हैं वो यहाँ पे इसको रेटिफाई किया है इसने। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम 197 पार्टीज़ की बात करते हैं तो 196 वहाँ पे कंट्रीज़ हैं और एक वहाँ पे यूरोपियन यूनियन है। ये एक ही छत है जिसके अंदर सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के देश आते हैं। तो यहाँ देखिए 196 मेंबर स्टेट्स ऑफ UN प्लस EU यानी यूरोपियन यूनियन। अब देखो 197 पार्टीज ने इसको ऑलरेडी रेटिफाई किया है। तो ये यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ट्रीटीज़ हैं उनमें से पहली ऐसी ट्रीटी है जिसको दुनिया के हर देश ने रेटिफाई किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस लाइन को भी ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन की एक पहली ऐसी ट्रीटी है जिसको पूरी दुनिया के सारे देशों ने रेटिफाई किया है। इस प्रोटोकॉल के तहत ये भी प्रोविज़न है कि समय के साथ साथ अगर देश जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको लगे कि हमें अमेंड करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कुछ नए साइंटिफिक, इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को उसमें डालने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर प्रोविज़न है कि इसे अमेंड भी किया जा सकता है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। अमेंड किया जा सकता है, अमेंड करने का मतलब हुआ कि समय के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, बदला जा सकता है। तो अभी तक इसमें 9 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। कितनी अमेंडमेंट्स? 9 अमेंडमेंट्स अभी तक इसमें हो चुकी हैं। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक अमेंडमेंट है वो है 8th अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि जो 8th अमेंडमेंट है यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट आती है। देखिए ये 28th मीटिंग ऑफ पार्टीज में साइन हुई थी। तो मैंने जब आपको मीटिंग ऑफ पार्टीज बताया था तब मैंने बोला था कि इसको ध्यान में रखिएगा कि 28th मीटिंग ऑफ पार्टीज में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई थी। तो वो ये चीज़ है, किगाली अमेंडमेंट हुई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये किगाली अमेंडमेंट इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये कहाँ पर हुई थी? किगाली में, जो कि कैपिटल है रवांडा की। कब साइन की गई? अक्टूबर 2016 में। और ये फोर्स में कब आई थी? 2019 में। इस एग्रीमेंट का एम था टू फेस डाउन HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। मैंने जब आपको इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स बताए थे किसके, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के, तब मैंने आपको सारे बताए, CFCs और हाइलोन्स एक्सेट्रा। तब मैंने आपको कहा था कि ध्यान में रखिएगा HFCs जो हैं वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। देखिए HFCs को फेस डाउन करने के लिए कौन सी अमेंडमेंट आई? किगाली अमेंडमेंट आई, ताकि HFCs के मैन्युफैक्चर और कंजम्पशन को रोका जा सके। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि एकदम से किगाली क्यों आ गई, और अगर ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है तो फिर दिक्कत क्या है। देखिए सबसे पहले आए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन सब ने ओजोन को डिप्लीट किया। ओजोन डिप्लीट हुई तो फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इनको कर्ब करने की बात हुई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी प्रोडक्शन, इनका यूज़, इनकी कंजम्पशन, इन सबको कम करने की बात हुई और कम हो भी गई। तब यहाँ पे पिक्चर में आता है HFCs, क्योंकि जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता था वहाँ पर HFCs को यूज़ करना शुरू कर दिया गया। यानी अब इनकी जगह HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ किया जाने लगा। हालांकि ये जो आपके पास HFCs हैं इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज हैं, काफ़ी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो ये एक कारण है कि किगाली एग्रीमेंट आया जहाँ पे HFCs को फेस डाउन करने की बात हुई। इसमें कहा गया इन अमेंडमेंट के अंडर कि जितनी भी हमारी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भी साइन किया है वो HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की मैन्युफैक्चरिंग और उसके यूसेज को 2045 तक 80 to 85% तक
कम करें। तो यह है किगाली अमेंडमेंट, आपने ध्यान रखना है HFCs के लिए है और किसके अंडर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर है, इसकी 8th अमेंडमेंट है। 28th मीटिंग ऑफ पार्टीज में इसकी बात हुई। अब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की। आर्टिकल 2 बोलता है कंट्रोल मेजर्स, यानी कैसे हम इन सब चीज़ों को, जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, इनको कंट्रोल करें। आर्टिकल 3 बोलता है कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल लेवल्स। क्या बात तो है कि चलो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट भी करें कि कितना कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि जब हम इसके आगे सक्सेस को देखेंगे तो हम देखेंगे कि अभी तक जितनी भी पार्टीज हैं उन सब ने मिलकर 98% जो इस प्रकार के CFCs वगैरह हैं इनको हमने फेस डाउन कर दिया है, कम कर दिया है। तो इसको कैसे पता चला 98% हो चुका है, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया अंडर आर्टिकल 3। फिर आता है आर्टिकल 4 जहाँ पे कंट्रोल ऑफ ट्रेड विद नो पार्टीज की बात है। अब वैसे तो 197 ने क्या किया, साइन कर दिया। अगर किसी ने साइन नहीं किया है या फिर इन केस कल को कोई इस प्रोटोकॉल से बाहर निकल आए, जैसे कि ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए। तो मान लो कल को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कोई बाहर निकल जाए तो क्या, तो वो नॉन पार्टी बन जाएगा। तो उसके साथ जो ट्रेड है फिर उसको कंट्रोल करने की बात होगी, ताकि कोई भी गलती से भी CFCs या ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज ना हो जो कि ODS है, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो ये किसके अंडर आएगा, आर्टिकल 4 के अंडर। आर्टिकल 5 यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन है डेवलपिंग कंट्रीज की। याद करिए मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे टाइम जो समय दिया गया है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को अलग है अंडर आर्टिकल 5। इस आर्टिकल 5 को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी आर्टिकल के अंडर हमारा भारत भी आएगा, उसको हम आगे देखेंगे। फिर आता है आर्टिकल 7 जहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ डाटा की बात हुई है, और आर्टिकल 8 जहाँ पे नॉन कंप्लायंस की बात हुई है कि अगर साइन करने के बाद भी कोई देश इसके साथ कंप्लायंस नहीं करता है, इसको नहीं मानता है, तो फिर हम उसको क्या करें, उसके ऊपर क्या कुछ प्रतिबंध लगाएं, क्या करें, या फिर उसको कैसे समझाया जाए कि भाई कर ले काम, है ना, क्यों मर रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 8। फिर आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में बात है टेक्निकल असिस्टेंस की। अब देखो टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि मदद देना, है ना, सॉर्ट ऑफ सहयोग करना। तो इसके अंडर आर्टिकल 10 के अंडर मल्टीलेटरल फंड बनाया गया। क्या बनाया गया, मल्टीलेटरल फंड बनाया गया। इसको सेटअप किया था 1991 में। इसके तहत ये क्या करेगा, ये फंड हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटोकॉल। किस प्रोटोकॉल के जितने भी प्रोविजन जो हमने पहले देखे, तो उन सारों के साथ कंप्लाई किया जाए, उनको माना जाए, उनके तहत काम किया जाए, ताकि हम अपनी ओजोन लेयर की डिप्लीशन को रोक सकें। तो उनको मदद करने के लिए मल्टीलेटरल फंड जो है वो बनाया गया 1991 में आर्टिकल 10 के तहत, और इंडिया को भी इसके अंदर फ़ायदा मिलता है। वो हम जब इंडिया का केस देखेंगे तब हम उसमें कवर करेंगे। अब देखिए ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को जिनकी ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की कंजप्शन और प्रोडक्शन पर कैपिटा साल की कितनी है, लेस देन 0.3 kg है। तो जिसकी 0.3 kg से कम ODS की कंजम्पशन और प्रोडक्शन है, वहाँ पे ये जो आपके पास मल्टीलेटरल फंड है ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ में। अब हम बात करते हैं कि इसकी सक्सेस क्या है। हमने देख लिया कि भैया ओजोन लेयर है, डिप्लीट हो रही है, ओजोन होल हो गया। हमने देख लिया कि भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया, इसमें बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम ये करेंगे। तो एक्चुअल में काम हुआ भी कि ये बातें ही बातें हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी सक्सेस कितनी है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सबसे पहली बात की यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है। मैंने आपको बताया 197 कंट्रीज़ ने, मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया है, जहाँ पे 196 जो हैं वो कंट्रीज़ हैं नॉर्मल, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, और एक जो है वो आती है आपके पास यूरोपियन यूनियन। तो ये यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे टाइम बाउंड फ्रेमवर्क है। इसकी वजह से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है अपने जो मिशन है उसको अचीव करने में। रिवर्सिंग डैमेज डन टू द ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर में जो डैमेज हुआ था उसको रिवर्स करने में ये काफ़ी हद तक सक्षम रहा है। और अभी तक की जितने भी एनवायरनमेंट के लिए
जो एक्शन कंट्रीज ने लिए हैं उसमें ये मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्शन है, ये ऐसा कंसीडर किया जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी देशों ने अच्छे से काम किया, तो ये मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्शन भी है। इस प्रोटोकॉल के तहत काफ़ी सक्सेसफुल हुई है पूरी दुनिया के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और बाकी जो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें डिक्रीज करने में या फिर फेस आउट करने में। अगर हम फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इससे 280 मिलियन स्किन कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं उनको रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। 1.6 मिलियन डेथ्स जो स्किन कैंसर की वजह से होंगे उनको बचाया जा सकता है, और लाखों करोड़ों की संख्या में जो कैटरेक्ट के केसेस हैं उनको भी रोका जा सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की फुल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो इतना इम्पोर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे लिए। अब देखिए, इस प्रोटोकॉल के तहत जो ओजोन लेयर है उसको ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक वो रिकवर कर जाएगी, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च ने, काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ ने सवाल उठाए हैं। यही एक कारण है कि यहाँ पे एक शब्द को ध्यान में दीजिए, एक्सपेक्टेड। ऐसा होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि माना जा रहा है कि भाई 2050 तक इसको रिकवर कर दिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सवाल उठ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी पार्टीज हैं उन्होंने 98% तक का जो ODS है कंपैरिजन टू 1990 लेवल उसको फेज आउट कर दिया है। यानी 1990 में जितना ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उनमें से 98% तक जो हैं वो हमने कम कर दिए हैं। अब उसके कंपैरिजन में मात्र 2% ही रहा है, तो ये इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट सक्सेस है। इसके साथ साथ ये जो प्रोटोकॉल है ये क्लाइमेट चेंज के साथ भी फाइट करने में काफ़ी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमने पहले देखा कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो बड़े पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। तो ये सिर्फ ओजोन को डिप्लीट ही नहीं कर रहे, ये ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। तो जब हम इनको कम करेंगे तो इसका मतलब कि हम ग्रीन हाउस और जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी कम कर रहे हैं। ये उसके खिलाफ भी जो हमारी फाइट है उसमें भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हम बात करते हैं अपने भारत की कि भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन दोनों का कैसा रिश्ता अभी तक रहा है। देखिए, भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी बना था 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर्टिकल 5 का भारत देश है। जैसे मैंने आपको जब आर्टिकल बताया तब भी मैंने बताया कि आर्टिकल 5 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया आर्टिकल 5 का देश है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 10 के अंदर हमने मल्टीलेटरल फंड को देखा, वो फंड के लिए हम भी इंटाइटल्ड हैं, उस असिस्टेंस, उस सहयोग, उस मदद के लिए। उस फंड से हमें भी मदद मिली और हमने उस मदद का यूज़ हमने ODS को फेज आउट करने में लगाया, ताकि हम कैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो टेक्नोलॉजी है उससे नॉन ODS की तरफ चलें। तो आर्टिकल 5 के अंदर और मल्टीलेटरल फंड हमें भी मिला। अब देखिए, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये मुख्यतः 20 सब्सटेंसेस की बात करता है, जो कि वो केमिकल सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। उन 20 में से 7 जो हैं वो मैन्युफैक्चर और यूटिलाइज होते हैं इंडिया में। 7 या 8 मान लीजिए, 7-8। तो वो कौन कौन से हैं? CFC-11, CFC-113, CFC-12, हेलोन 1301, हेलोन 1211, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये 7-8 जो हैं ये वो सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस, जो हम यूटिलाइज भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं और जो ओजोन डिप्लीशन में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो ये 7-8 हैं जिनको हमने कर्ब करना है, कम करना है, ख़त्म करना है, फेस आउट करना है इन उन 20 में से जो इस प्रोटोकॉल में बताए गए हैं। अब इंडिया में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इस मिनिस्ट्री ने इस प्रोटोकॉल को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल ओजोन सेल को इस्टेब्लिश किया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटेजी है फॉर ODS फेस आउट। इसके तहत मिनिस्ट्री ने 2000 में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 इसे नोटिफाई किया। इसके तहत पहली चीज़ तो है कि ये इसके रूल्स जो हैं ये प्रोहिबिट करते हैं CFCs का यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो कोई यूज़ करता है तो चाहे वो ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का प्रोड्यूसर है, चाहे सेलर है, चाहे इंपोर्टर है या स्टॉकिस्ट है। स्टॉकिस्ट का मतलब कि जैसे आप जानते हैं कि कई लोग स्टॉक कर लेते हैं सामान को, बड़ा सामान रखेंगे फिर उसको आगे बेचेंगे या कुछ भी। तो जो इस प्रकार के हैं उनके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन। उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, अगर नहीं कराई तो सरकार का फिर डंडा जो है वो चलेगा। तो कौन कौन, जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, जो इंपोर्टर है, जो स्टॉकिस्ट है ODS प्रोडक्ट्स का, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का। तो ये इंडिया के अभी तक उठाए गए कदम हैं व्हेन इट कम्स टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस, जिसमें हमने सबसे पहले देखा ओजोन की सिग्निफिकेंस क्या है, ओजोन बनती कैसे है, ओजोन डिप्लीशन के क्या कारण है, ओजोन होल क्या है। फिर हमने देखा वाइना कन्वेंशन, हमने देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इंडिया का उसके साथ क्या कनेक्शन है, यानी कि हमने उसके तहत क्या क्या काम अभी तक किए हैं। काफ़ी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चाहें तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही जीके वीडियोस को देखने के लिए और मेरी मेहनत, हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।